यह बगल के नीचे से लेके घुटने के ऊपर तक प्रयोग करते हैं। कमजोर वृद्ध तथा अल्प रक्त वाले इसका प्रयोग गर्म पानी में, जिसमें जई के डंठल का क्वाथ हो, में भिगोकर करने से दूना लाभ उठा सकते हैं। बगल के नीचे मतलब आपके हाथों के नीचे से शुरू करेंगे और आपके घुटने के ऊपर तक होगा। इसका उपचार 1, 1.5 या 2 घंटे तक चलाना लाभप्रद हो सकता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति इसका प्रयोग 15 दिन में एक बार करे तो इसका वृक्कों, यकृत और आंतों पर अच्छा और शुद्धिकरण का प्रभाव होता है। यह अपान वायु को रोककर, कष्टकर गैसों के रुके हुए मल और पानी से आंतों को मुक्त कर शोथ, हृदय और आमाशय के विकारों को, जो प्रायः गैस के दबाव से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की पट्टी का प्रयोग से दूर हो जाते हैं। आमाशय, सिर और गले के विकार की अवस्था में यह पट्टी एक चमत्कारी कार्य करती है, पर इसके बाद कपूर के तेल की मालिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की पट्टी आपके हाथों के बगल से नीचे से लेके थाइस तक का एरिया सिर्फ कवर करती है और फायदे अच्छे हैं। तो इस पट्टी को भी एक बार हम लिख लेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में, जो कि है छोटी पट्टी। तो छोटी पट्टी आपकी धड़ से लेके जांघों के ऊपर तक है। क्या करती है? आपके मेनली किडनी डिजीज को ठीक करती है, स्टमक के पे अच्छा प्रभाव डालती है, और ये टाइम इसका 45 मिनट से लेके 2 घंटे तक हो सकता है। यकृत, आंतों पर, लिवर हेल्थ अच्छा, इंटेस्टाइन हेल्थ अच्छा और किडनी अच्छी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, कब्ज के लिए, और क्या करते हैं, क्योंकि पेट के लिए है, पर अभी देखिए सर का काम नहीं है इसमें, पर सिर और गले का विकार भी लिखा हुआ है। तो पट्टी भले ही नीचे से है, पर हेड और थ्रोट को भी लिया हुआ है। बर्फ की पट्टी, बर्फ की पट्टियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से ठंडे जल अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक सामग्री में क्या है? चिकित्सीय उपचार हेतु, इसको भी लिखिएगा प्रैक्टिकल कॉपी में। चिकित्सीय उपचार हेतु मेज, एक सूती चादर, 2 ऊनी कंबल, 2 छोटे तौलिए, सामान्य तापक्रम का जल तथा मग। समय अवधि 5 से 7 मिनट, सिर्फ 5 से 7 मिनट। बर्फ की पट्टी बनाने के लिए खादी के कपड़े को, बर्फ के टुकड़े को अच्छी प्रकार चारों ओर से लपेट दिया जाता है। बर्फ के अभाव में अति शीतल जल में खादी के कपड़े को भिगोकर शरीर के प्रभावित अंग पर लपेटते हैं। बर्फ की पट्टी को 5 से 7 मिनट तक रोगी को देते हैं। लाभकारी प्रभाव, बर्फ की पट्टियों को शरीर के विभिन्न भागों जैसे पैर, हाथ, पेट, कमर, माथे एवं सिर आदि पर प्रयोग किया जाता है। इन पट्टियों का प्रयोग करने से शरीर के मांसपेशियों में अतिरिक्त खिंचाव दूर होता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है। मांसपेशियों में चोट लगने पर तुरंत बर्फ की पट्टी का प्रयोग करने से दर्द एवं सूजन में आराम मिलता है। बर्फ की पट्टी का प्रयोग मुख्य रूप से शोथ मतलब स्वेलिंग के स्थान पर किया जाता है। जोड़ों की सूजन, चोट में सूजन, घाव वाले स्थान पर सूजन तथा तीव्र ज्वर आदि में इन पट्टी का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है। गर्दन के चारों ओर पट्टी, बर्फ की पट्टी का प्रयोग करने से मस्तिष्क की ओर रक्त संचार कम हो जाता है एवं हृदय को बल मिलता है। इसके प्रभाव से सिर दर्द रोग में आराम मिलता है। आंखों में लाल हो जाने पर इस पट्टी का प्रयोग में भी आराम मिलता है। अगर आईज रेड है, इचिंग है, तो सिंपल ठंडे पानी की बर्फ से भीगी हुई पट्टी, जो कि सूती कपड़े में भिगोया हुआ, वो आंखों पर रख लीजिए। उसी के फॉर्म में अगर गुलाब जल की बात आने लगी, फिर ठंडे दूध की बात आने लगी, पर बेसिक क्या है, उसको ठंडक दे रहे हम। भूख कम हो जाने पर अथवा नहीं लगने की अवस्था में रोगी को पेट पर भोजन से आधा घंटा पूर्व सिकाई देने से रोगी को अच्छी भूख लगती है। पल्स बनने के कारण होने वाले असहनीय दांत के दर्द में बर्फ की पट्टी तुरंत लाभ प्रदान करती है। वमन रोगों में भी रोगी को बर्फ की पट्टी देने से आराम मिलता है। कैंसर रोगी को प्रभावित अंग पर बर्फ की पट्टी देने से आराम मिलता है। बर्फ की पट्टियों के संदर्भ में सबसे प्रमुख सावधानी यह होती है कि इसका प्रयोग अधिक समय तक 7 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए, अपितु इससे पूर्व भी रोगी को असहज अनुभव होने पर बर्फ की पट्टी को तुरंत हटा लेना चाहिए। एक
वाक्य आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक हमारे यहाँ रिलेटिव आ रहे थे, तो उनकी जो मदर थी लगभग 70 साल की, उन्होंने गाड़ी बैक की हमारे दरवाजे के सामने, और उसके पंजे पर उनके पिछला टायर लगभग चल गया, पीछे आ गया था, और बहुत ज्यादा वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। अंदर लाई तुरंत, और मैंने उनसे कहा कि सिर्फ सिर्फ 7 मिनट के लिए आप ये ठंडी पट्टी रखिए, बर्फ में लपेट के गीला कपड़ा हमने दिया और फिर हटा दिया। फिर हमने हर 1 घंटे पे रखने को कहा, जबकि उन्होंने कहा नहीं नहीं आराम मिल रहा है, हम और कर ले। हमने कहा नहीं, आप हर 1-1.5 घंटे पे हमसे लीजिए और सिकाई ऐसे कीजिए, पर कीजिए 5 मिनट ही, 5-7 मिनट। तो स्ट्रेंज था कि रात तक उन्होंने लगभग 12 बजे तक मुझसे 4 बार मांगा होगा, 4 या 5 बार, पर उनका पैर पूरी तरह ठीक था। तो इस एज में जहां पर पूरा हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि ब्रेकेज हो गया होगा, जाना पड़ेगा, प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा, और इतने अच्छे रिजल्ट थे। इसलिए ठंडी सिकाई हमेशा थोड़े समय के लिए करनी चाहिए, और वो उतनी ज्यादा फायदेमंद होती है। जल की गर्म पट्टियां। यद्यपि सामान्य रूप से बढ़ने एवं देखने में ऐसा लगता है कि जल की गर्म पट्टियों को जल का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। अपितु जल की गर्म पट्टियों में भी ठंडे जल का प्रयोग होता है। इसमें अंतर यह होता है कि जल की ठंडी पट्टियों को जल से भली भांति तर करने के उपरांत रोगी को दिया जाता है, जबकि जल की गर्म पट्टियों को जल में भिगोकर अच्छी प्रकार निचोड़ने के उपरांत ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पट्टी की प्रकृति एवं प्रभाव को गर्म बनाने के लिए इसके ऊपर ऊनी कंबल की पट्टी को लपेट दिया जाता है। यद्यपि जल की ठंडी पट्टी को 5 मिनट के उपरांत बदल दिया जाता है, किंतु जल की गर्म पट्टी को 3 से 6 घंटे तक अथवा इससे भी लंबे समय तक बिना खोले प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो गर्म जल की पट्टी है वो गर्म रहेगी, इस कारण उसके ऊपर हम एक और पट्टी बांधते हैं जिससे वो गर्म रहे। दूसरे, आपने गर्म पानी में डाला तो उसको निचोड़ना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं रख सकते। आइदर थैली जो गर्म पानी की है उसको गीले कपड़े से लपेट दीजिए, और अगर आप गर्म पानी से जल जाएंगे तो ऐसे निकालेंगे, निचोड़ेंगे और फिर ही डालेंगे प्रभावग्रस्त एरिया पर, और वो जो गर्माहट भी है वो मेंटेन रहे, तो उसके ऊपर आप बाहर की हवा ना आए तो कंबल लपेट देते हैं। तो कहने का मतलब है, पानी से भिगोया तो आप तुरंत डाल सकते हैं एक जगह पे, पर गर्म पानी से अगर भिगोया तो तुरंत नहीं डाल सकते, जल जाएंगे, उसको निचोड़ करके ही डाल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? जी मैम। बताइए। मैम, मेरे एक पड़ोस में है, तो उसके हाथों पे खुजली आ रही है बुरी तरह। तो मैंने उनको बताया था भी एक तो चिकनी मिट्टी ले लो, उसमें अरंडी का तेल, उसका लेप लगाइए हाथों पे, और प्लस उनके व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या थी। तो उसके लिए मैंने उनको 4 हरी इलायची बताई, पानी में डाल करके भी बोतल, कांच की बोतल में रख दो, और सुबह इसको घुट घुट करके सारे दिन में पानी पीना है, इलायची खानी है। पर हाथों में थोड़ी सी खुजली उनके ज्यादा हो रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। थोड़ी सी भाप की सिकाई दिलाइए भगोने के ऊपर रख के, ठीक है? अगर टॉक्सिन अंदर से नहीं निकल रहे तो भाप, जैसे भाप हाथ पे लगे ऐसे भगोने के ऊपर की, ठीक है, दोनों तरफ से। फिर ठंडी टॉवेल रख लें, उसके बाद आपका मिट्टी और अरंडी का तेल लगाएं। जी मैम। ठीक है, तो पहले स्टीम, हल्का स्टीम, फिर ठंडा टॉवेल, और फिर उसके बाद मिट्टी का पैक, ऐसे करवा दीजिए। थैंक यू। और नमक बंद करा दीजिए। हाँ, वो मैं नमक तो नहीं कराया, बल्कि फास्ट फूड ये बंद करवा दिया। बाजार की कोई चीज खा रहे हो, कुरकुरे है, ठंडा पानी है, कोई चिप्स है, ये तो बंद करवा दिया। नमक कितना, कभी कभी इंसान नमक बहुत ज्यादा ले रहा होता है, ठीक है, तो जिन चीजों में नहीं जरूरत है उनमें बंद करा दीजिए। जी मैम, थैंक यू। आवश्यक सामग्री: खादी के कपड़े से बनी लंबी एवं चौड़े आकार की पट्टी, 1-2 ऊनी कंबल की पट्टियां, बैठने के लिए कुर्सी एवं तख्त, सामान्य तापक्रम का जल तथा मग आदि। समयावधि 3 से 6 घंटे।
ठीक है, अब ये 3 से 6 घंटे की देखते हैं, 3 से 6 घंटे। ये वही पट्टी है जो मैं आपको पढ़ा रही थी। जल की गर्म पट्टी तैयार करने के लिए खादी के कपड़े को अच्छी प्रकार जल में भिगोकर उसे निचोड़कर शरीर की प्रभावित अंग पर लपेट देते हैं। तत्पश्चात उसके ऊपर फलालैंड अथवा ऊनी कंबल की बनी दूसरी पट्टी को लपेट देते हैं। ऊनी पट्टी के को ऊपर से इस प्रकार लपेटते हैं कि नीचे की पट्टी अच्छी प्रकार दब जाए एवं वायु का आगमन अंदर से बाहर की ओर नहीं हो सके। सामान्यतः जल की पट्टी को 3 से 6 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। 3 रोगी की अवस्था अनुसार पट्टी की समयावधि को बढ़ा रहे। दमा रोग जहां दवाइयों का प्रयोग निष्प्रभावी रहता है, वहां जल की गर्म पट्टी का प्रयोग इस रोग में लाभकारी प्रभाव रखता है। शरीर में विजातीय विष अधिक होने पर रोगी को घबराहट, असहजता, भारीपन, आलस्य, अनिद्रा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसी अवस्था में जल की पट्टी का प्रयोग लाभकारी प्रभाव रखता है। मैम ये गर्म पानी में भिगो के रखी जाएगी? नहीं, जैसे गर्म ठंडे पानी में नहीं, ऊपर सादे पानी में, बट क्योंकि बाहर से कंबल है तो वो गर्म ही मेंटेन रहेगी। ठीक है, वो इसलिए गर्म पानी की पट्टी से कह रहे हैं। ठीक है, सामान्यतः जल की गर्म पट्टी को 3 से 6 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। रोगी की अवस्था अनुसार पट्टी की समयावधि को बढ़ा रहे। दमा रोगों में जहां दवाइयों का प्रयोग निष्प्रभावी रहता है, वहीं जल की गर्म पट्टी का प्रयोग इस रोग में लाभकारी प्रभाव रहता है। शरीर में विजातीय विष की अधिकता होने पर रोगी को घबराहट, असहजता, भारीपन, आलस्य, निद्रा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसी अवस्था में गर्म जल की पट्टी का प्रयोग लाभकारी प्रभाव रखता है। सिर पर इस पट्टी को देने से सिर दर्द, जकड़न, भारीपन में लाभ मिलता है। ये मैंने देखा है। बहुत बार पेशेंट नहीं ठीक हुआ तो फिर हमने उसको गीला कपड़ा बांध के फिर ऊनी कपड़ा बांध के रखा। 45 मिनट ही रखा, ऑल्दो हम 45 मिनट से ज्यादा की चिकित्सा नहीं की हमने आज तक। एवं इसी प्रकार छाती पर इसकी पट्टी देने से फेफड़ों में स्थित विष बाहर निकल जाता है। दमा एवं पुरानी खांसी में रोगी को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पेड़ू अर्थात उदर की पट्टी पर यह पट्टी देने से पेट से संबंधी अनेक प्रकार के आसानी से दूर हो जाते हैं। गीली पट्टी बांधी और फिर चौड़ी ऊनी बांधी। महिलाओं के विभिन्न रोगों में यह पट्टी लाभकारी प्रभाव रखती है। इस पट्टी के प्रयोग से अनिद्रा रोगों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में गर्म जल की पट्टी के प्रयोग से शरीर निरोगी, हल्का एवं ऊर्जावान बन जाता है। सावधानियां। गर्म जल की पट्टियां एक रोगी पर प्रयोग करने के तुरंत बाद दूसरे रोगी पर प्रयोग नहीं करनी चाहिए। गर्म जल की पट्टी को प्रयोग करने में स्वच्छता का विशेष ध्यान होना चाहिए। पट्टी को प्रयोग करने से पूर्व अच्छी प्रकार धोकर भली भांति धूप में सुखाने के उपरांत ही प्रयोग करना चाहिए। गीली पूर्ण पट्टी, ये बेडशीट पैक है जो बताया था आपको। फिर भी गीली चादर की लपेट के नाम से स्पष्ट होता है कि इस गीली चादर की लपेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस लपेट में सूती चादर का प्रयोग किया जाता है। गीली चादर लपेट के प्रयोग करने से शरीर में स्थित विषाक्त तत्व त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही गीली चादर की लपेट से संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं एवं नाड़ियां भी मलहीन एवं स्वच्छ बनती हैं। शरीर को स्वस्थ एवं रोग रहित बनाने में गीली चादर की लपेट महत्वपूर्ण भूमिका वहन करती है। गीली चादर की लपेट के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में डॉक्टर ल्यूकस का वर्णन आता है। इसके उपरांत जर्मनी देश के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक विंसेंट प्रेस्नेस द्वारा इस लपेट का प्रयोग अनेक रोगों को स्वस्थ बनाने में किया गया है। चूंकि गीली चादर का लपेट एक लाभकारी एवं दुष्प्रभाव रहित रोगोपचार विधि है। ये गीली चादर की लपेट सभी को लिखाई भी हमने और बताई भी, सही है ना? जी मैम। तो जनरली बहुत ठंड की कंडीशन में हम गर्म पानी का यूज करेंगे, गर्म पानी से चादर निकाल लेंगे, अन्यथा हम ताजे पानी का ही यूज करते हैं और दिसंबर जनवरी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। बाकी समय पे हम शरीर के गर्म होने पे देते हैं और बहुत बारीकी से चिकित्सा लिखाई गई है आपको। गीली चादर के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में ल्यूकस, विंसेंट प्रेस्नेस
और चूंकि गीली चादर की लपेट का एक लाभकारी एवं दुष्प्रभाव रहित रोगोपचार विधि है, अतः वर्तमान समय में विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपचार में गीली चादर की लपेट का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा किया जाता रहा है। जिज्ञासु पाठकों गीली चादर की लपेट के महत्व एवं लाभकारी प्रभाव को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी विधि को जानने की जिज्ञासा अवश्य बढ़ गई होगी, अतः आप गीली चादर की लपेट की विधि पर विचार करते हैं। आवश्यक सामग्री ये लिखी हुई है ना, आप लोगों ने पढ़ देते हैं एक बार। चिकित्सीय उपचार हेतु मेज अथवा तख्त, एक 6 फीट लंबी सूती चादर, 2 ऊनी कंबल, सिर गीला बनाए रखने के लिए छोटे तौलिए, सामान्य तापक्रम का जल तथा मग आदि। जल का तापक्रम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, समयावधि 30 मिनट से प्रारंभ करते हुए 8 घंटे तक। कौन लेटा रहेगा 8 घंटे? गीली चादर की लपेट के लिए सर्वप्रथम चिकित्सीय मेज पर 1 अथवा 2 ऊनी कंबल बिछा देते हैं। तत्पश्चात सूती चादर को अच्छी प्रकार जल में भिगोकर एवं निचोड़कर इन कंबलों के ऊपर बिछा दिया जाता है। अब रोगी के सिर पर ठंडे जल के भिगो देते हैं एवं रोगी के बाह्य वस्त्रों को उतारकर उसे मेज पर बिछी चादर के ऊपर लिटा दिया जाता है। रोगी को मेज पर पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था अर्थात शवासन में लिटाया जाता है। अब गीली सूती चादर को रोगी के संपूर्ण शरीर को अच्छी प्रकार लपेटते हैं। लपेट का प्रारंभ रोगी के पैरों से किया जाता है। रोगी के दोनों पैरों पर गीली लपेट के उपरांत दोनों हाथों में भी गीली चादर का लपेट देते हैं। इस प्रकार रोगी को कमर, पेट, कंधे एवं गर्दन के भाग तक को चादर में लपेट दिया जाता है। चादर को पैरों से लेकर गर्दन तक इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वायु का आगमन अंदर से बाहर ना हो। जहां तक आपको याद हो, पैरों को अंदर लपेट रहे थे और हाथों को बगल में रख लिया था। वायु के आगमन को अवरुद्ध होने के लिए कंबलों को ऊपर से मोम जाने से ढक दिया जाता है। गीली चादर को भली भांति लपेटने के उपरांत ऊनी कंबल को ऊपर से लपेटना प्रारंभ करते हैं। रोगी के पैरों से लेकर गर्दन के ऊपर तक अथवा 2 कंबल लपेट देते हैं। ये सब आपको हमने बताया कि एक अंदर का कंबल कैसे होगा और ऊपर का कैसे होगा। जल से भीगा तौलिया सिर के ऊपर रखेंगे। इस अवस्था में यदि संभव हो तो रोगी के सिर पर ठंडे बहते जल की धारा की व्यवस्था कर देते हैं। कमजोर रोगी के शरीर में अधिक पसीना लाने के लिए रोगी के पैरों के नीचे गर्म जल की बोतल रख दी जाती है। ये भी हमने आपको बताया। उपरोक्त विधि पूर्वक रोगी को लपेट देने से प्रथम 5 मिनट रोगी को ठंड की अनुभूति होती है। तत्पश्चात रोगी के शरीर में गर्मी उत्पन्न होने लगती है। रोगी के शरीर में पसीना आने लगता है। इस अवस्था में रोगी के सिर पर रखा तौलिया गर्म होने पर उसे बदलकर ठंडे जल में भीगा हुआ दूसरा तौलिया रोगी के सिर पर रख देते हैं। इस अवस्था में रोगी को अच्छी अथवा सुखद अनुभूति होने लगती है एवं उसे अच्छी नींद आने लगती है। विधि पूर्वक गीली चादर की लपेट देने पर अधिकांश रोगियों को नींद आ जाती है। नींद की इस अवस्था में शरीर को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है एवं शरीर से अधिकतम मात्रा में विजातीय विषों का उत्सर्जन होता है। निर्धारित समावधि पूर्ण होने पर रोगी के ऊपर से पहले सावधानी पूर्वक ऊनी कंबल को हटाते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे रोगी के शरीर से गीली चादर की लपेट को खोल देते हैं। अब पहले ठंडे जल में भीगे तौलिए को रोगी के शरीर से स्पंज करते हुए पसीने को पोंछ देते हैं अथवा इसके उपरांत ठंडे अथवा सामान्य जल के तापक्रम के जल से संपूर्ण शरीर का स्नान कराते हैं। रोगी को स्पंज बाथ और स्नान काल में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोगी के शरीर पर हवा का झोंका कदापि नहीं पड़ना चाहिए। स्नान के उपरांत रोगी को पुनः कंबल में आराम करने को देना चाहिए। स्नान के उपरांत रोगी को पुनः गर्म कंबल में आराम करने का निर्देश देना चाहिए। गर्म कंबल में आराम करने से शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है। प्रिय पाठकों, गीली चादर की लपेट को कमर के अंदर के अतिरिक्त धूप में भी दिया जा सकता है। ये भी हमने आपको बताया। धूप में लपेट देने से और अधिक प्रभावकारी लाभकारी हो जाता है।
किंतु धूप में इस लपेट को अधिकतम 40 मिनट तक ही देना चाहिए एवं अधिक कमजोर और रोग की तीव्र अवस्था में गीली चादर के लपेट को कमरे के अंदर ही देना चाहिए। रोगों में लाभकारी प्रभाव गीली चादर की लपेट मूल रूप से शरीर में उपस्थित विष को त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है, जिसके फलस्वरूप शरीर की जीवनी शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। गीली चादर की लपेट शरीर में निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव रखती है। गीली चादर की लपेट से पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है, यकृत स्वस्थ एवं सक्रिय बनता है, भूख अच्छी लगती है तथा कब्ज अपच आदि रोग दूर होते हैं। मांसपेशियों की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं पेशियों से संबंधित दर्द में भी आराम मिलता है। श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके प्रभाव से शरीर में स्थित विषाक्त तत्व श्वेत के रूप में अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों में लाभ मिलता है। शरीर में कोशिकाओं के जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा की झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं। त्वचा के नीचे स्थित अतिरिक्त वसा पिघलती है, जिससे शरीर का अनावश्यक बढ़ा हुआ भाग संतुलित होता है। रक्त स्वच्छ एवं मलहीन बनता है, जिससे रक्तचाप संतुलित होता है, हृदय को बल मिलता है। सभी प्रकार के ज्वरों मतलब बुखार में लाभकारी प्रभाव रखती है। गीली चादर की लपेट के प्रभाव से पुराने जीर्ण ज्वर रोगों में भी तुरंत लाभ प्राप्त होता है। वृक्कों की सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मूत्र निर्माण की क्रिया तीव्र होती है, मूत्र अवरोध दूर होते हैं। देख रहे हैं कुछ बचा नहीं है, इस ट्रीटमेंट का इतने अच्छे फायदे हैं, तो पेशेंट्स को जरूर से देना चाहिए। वृक्कों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मूत्र निर्माण की क्रिया तीव्र होती है, मूत्र अवरोध दूर होते हैं, स्नायु न्यूरॉन्स से स्थित मल बाहर निकलता है, जिससे स्नायु स्वस्थ सक्रिय एवं बलवान बनते हैं। शरीर का तंत्रिका तंत्र स्वस्थ बनता है, साइटिका रोग में लाभकारी है। मेटाबॉलिज्म चयापचय की दर संतुलित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर ऊर्जावान बनता है। गीली चादर की लपेट से मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, अवसाद आदि मानसिक रोग दूर होते हैं तथा रोगी को अच्छी सकारात्मक अनुभूति होती है। गीली चादर की लपेट अनिद्रा रोग में भी विशेष लाभकारी है। रोगों में निषेध अथवा सावधानियां। रोगी को गीली चादर की लपेट देते समय निम्नलिखित सावधानियों का अवश्य पालन करना चाहिए। ये सब हमने आपको लिखवाया हुआ है, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार सुन लीजिए। रोगी को 2 से 4 ग्लास सामान्य अथवा गुनगुने तापक्रम का जल पिलाकर ही यह लपेट देनी चाहिए। रोगी को आवश्यकता अनुसार लपेट काल में के मध्य में भी जल पिलाया जा सकता है, नहीं क्योंकि उसको यूरिनेशन आ जाता है, तो बहुत ज्यादा पानी का नहीं प्रयोग होना चाहिए। एक यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बार बार उसको खोलोगे 45 मिनट भी नहीं रुक पाएगा वो, तो इसलिए थोड़ा पानी पीना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, सारा बेकार हो जाता है। गीली चादर की लपेट अगर आपने 45 मिनट व्यक्ति को नहीं रोका तो उसको फायदा नहीं होगा और बार बार आप परेशान हो जाएंगे कि व्यक्ति बार बार यूरिन जाएगा, फिर आएगा, फिर लपेटेंगे। थोड़ा पानी पिलाइए मौसम के अनुसार और फिर लपेटिए। हाँ, उसको अगर बीच में ऐसा लगता है मुंह सूख रहा है तो आपको जरूर थोड़ा सा पानी पिलाना चाहिए। रोगी को सिर को अच्छी प्रकार जल से भिगोकर लपेट देनी चाहिए। लपेट के समय रोगी के सिर पर ठंडे जल की तौलिया रखनी चाहिए। लपेट के काल में सिर का तौलिया गर्म होने पर पुनः इसे ठंडे जल में भिगोकर सिर पर रखना चाहिए। ये भी लिखवाया हमने, आपको बताया भी। कमजोर एवं वृद्ध रोगियों के शरीर की लपेट से सूखी मालिश अथवा धूप स्नान से गर्म करने के उपरांत लपेट देनी चाहिए। कमजोर रोगी के हाथ को चादर से लपेट से बाहर भी रखा जा सकता है। लपेट ही नहीं पाएंगे, चादर से बाहर कहाँ रखेंगे। चले, रोगी की क्षमता अनुसार ही निर्धारित करते हुए लपेट देनी चाहिए। लपेट काल में रोगी को घबराहट बेचैन होने पर खोल देना चाहिए। महिलाओं को मासिक रक्तस्राव काल में ये लपेट नहीं देनी चाहिए एवं गर्भावस्था काल में भी ये लपेट नहीं देनी चाहिए। रोगावस्था में लपेट सदैव योग एवं कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही लेनी चाहिए।
स्नान, कमर स्नान, मेरुदंड स्नान, शिक्ष स्नान, पाद स्नान, इमर्शन स्नान। कमर का स्नान कटी अथवा कमर का होता है, इसलिए जब कटी स्नान कहा जाता है तो उसे कमर के नीचे का स्नान मान लिया जाता है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में कटी का अर्थ कमर का भाग ना होकर नाभि के नीचे का भाग होता है। इस कटी स्नान में नाभि के नीचे से लेकर जांघ आदि निचले अंगों को धोया जाता है। इस स्नान को कटी स्नान, पेड़ू स्नान अथवा आदि नामों से जाना जाता है। पेड़ू का यह स्नान घर्षण युक्त होना आवश्यक है, इसलिए इस स्नान का नाम घर्षण स्नान है। क्या क्या चाहिए? टब, छोटा स्टूल, छोटा तौलिया, कंबल, पानी। जल का तापमान, कटी स्नान में प्रयोग लाए जाने वाले जल का तापमान शरीर के तापमान से कम रहना चाहिए, तभी जल का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। गर्मी के दिनों में जल का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा सर्दियों में 70 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए। ठंडे जल का तापमान बढ़ाने के लिए उसमें अलग से गर्म पानी मिलाना चाहिए। कटी स्नान करने का समय, कटी स्नान प्रारंभ करने में 5 मिनट से शुरू करके प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 15 मिनट तक किया जाता है। बच्चों व कमजोर व्यक्तियों को 5 मिनट से अधिक कटी स्नान नहीं लेना चाहिए। प्रातः खाली पेट कटी स्नान करना चाहिए। तो 5 मिनट में भी इतना बढ़िया फायदा होता है, तो 1-1 मिनट से बढ़ा के मैक्स टू मैक्स 15 मिनट। बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स में एक टब आपके नहाने की जगह पर रखा रहता है। सुबह सुबह उठ करके आपको उसमें बैठना है, पैर को बाहर रखने हैं और फिर तेजी से टहलने निकल जाना है 5 मिनट के लिए। और बैठने और उठने में, जाने में, टहलने में जरा भी समय नहीं लगाना है। ये है कटी स्नान का टब। ये फाइबर का टब है, ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत जगहों पर। कटी स्नान करने की विधि, टब में इतना पानी भरें जितना टब में बैठने पर पानी ऊपर नाभि तक एवं नीचे की आधी जंघाओं तक आ जाए। बहुत नहीं भरेंगे, मतलब पहले 1/3 भरेंगे, तो जब आप बैठेंगे तो पानी ऊपर तक आ जाएगा। 1/3 हिस्से में ही पानी भरेंगे। टब में अधलेटी अवस्था, जैसे आराम से कुर्सी में बैठते हैं बैठ जाएं। दोनों पैर टब के बाहर चौकी या किसी ऊंची चीज पर रख लेंगे। ध्यान रहे कि पानी से पैर ना भीगने पाए। रोएदार तौलिए से पेट पर दाएं से बाएं अर्धचंद्राकार घर्षण करें, मालिश करें। कटी स्नान के बाद शरीर में गर्मी लाने के लिए 15-20 मिनट टहले, व्यायाम करें अथवा कंबल ओढ़कर लेट जाएं। विशेष सावधानी, यदि कमजोरी अधिक हो तो सिर को छोड़कर टब सहित पूरा शरीर एक कंबल से ढक लें। कटी स्नान करते समय टब में पीछे से पीठ को बीच बीच में हिलाते रहें। ये तो जनरल बात है, अगर आप नहीं हिलाएंगे तो पानी ऐसे सर्कुलेट नहीं होगा, जिसमें रीढ़ के स्नायु में संचार होगा। फलस्वरूप शरीर में चेतना, फुर्ती आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। साधारण सी दिखने वाली इस क्रिया का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। कटी स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी बूटी है, अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पानी का तापमान शरीर के तापमान से कम होने के कारण टब में बैठते ही पेड़ों की अतिरिक्त गर्मी कम होने पर पूरे पाचन तंत्र में संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कई अंगों जैसे लीवर, क्रोम ग्रंथि, अमाशय, छोटी आंत आदि में सक्रियता आती है और वे पर्याप्त मात्रा में पाचक रसों को स्रावित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पाचन तंत्र की मजबूती के साथ ही जीर्ण, कब्ज सभी रोगों की जननी है छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी में पानी का स्पर्श होने से स्नायिक रोग भी दूर होते हैं। छोटी व बड़ी आंत के अधिकांश सभी रोग कटी स्नान से दूर हो जाते हैं। पेड़ों की अतिरिक्त गर्मी के फलस्वरूप मल में जो स्वाभाविक गर्मी नमी होती है वह सूख जाती है, जिसके कारण मल आंत में सूखकर कड़ा हो जाता है। इस अवस्था को जीर्ण कब्ज या कोष्ठबद्धता कहते हैं। कटी स्नान के पेट के अतिरिक्त गर्मी पानी से निकल जाती है, हम कब्ज से मुक्ति मिलती है। दर्द रहित पेड़ों की पुरानी सूजन में विशेष लाभकारी है। पीलिया रोग में स्टीम बाथ के तुरंत बाद 2-3 मिनट का कटी स्नान करने से उपरांत पूर्ण स्नान करने से पित्त पर्याप्त मात्रा में निकलता है एवं पीलिया समाप्त हो जाता है।
नए एक्जिमा में कटी स्नान अत्यंत लाभकारी है। नियमित कटी स्नान करने से शरीर की जीवनी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, जिससे कैंसर, लकवा, क्षय यानी टीबी जैसे भयंकर रोगों से बचाव होता है। कटी स्नान जननेंद्रिय की दुर्बलता एवं वीर्य के पतलेपन को दूर करता है। बवासीर, आंत, गर्भाशय के रक्तस्राव की अवस्था में कटी स्नान अत्यंत हितकारी है। बच्चों को कटी स्नान करने से उनकी स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को सोते समय बिस्तर पर पेशाब करना एक ऐसा रोग है जिसमें बच्चों में इस रोग के अलावा हीन भावना भी प्रारंभ हो जाती है। इन बच्चों को यदि नियमित कटी स्नान कराना प्रारंभ करें तो कुछ ही दिनों में रोग से छुटकारा मिल जाता है। कटी स्नान खाली पेट ही लें। कटी स्नान ऐसी जगह में करना चाहिए जहां पर ठंडी हवा के झोंके न आ रहे हों। पानी और शरीर का तापमान सामान्य नहीं होना चाहिए। कटी स्नान लेने के 1.5 से 2 घंटे तक स्नान नहीं करना चाहिए। निमोनिया, गठिया, दमा, साइटिका, तीव्र दर्द में कटी स्नान नहीं लेना चाहिए। अपेंडिक्स, गर्भाशय, मूत्राशय, बड़ी आंत, जननेंद्रिय के विभिन्न अवयवों की नई सूजन तथा हृदय रोग की खराब स्थिति में कभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। पहले दिन ही अधिक ठंडे जल से कटी स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रथम 2-3 दिन सामान्य जल के तापक्रम से थोड़ा कम तापक्रम का जल का प्रयोग करें। तत्पश्चात क्रमशः प्रतिदिन जल के तापमान को कम करते जाएं। आशा है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। अब है, अभी तक हमने पढ़ा हिप बात, अब पढ़ेंगे, जिसमें पानी दे दो जरा, मेरुदंड स्नान, स्पाइनल बाथ। शरीर में रीढ़ की हड्डी हमारी सभी नस नाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी में यदि कोई कमजोरी या प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। वह शरीर की सूचना व संचार व्यवस्था प्रभावित होती है और पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। डॉक्टर को चेक करवाने के साथ साथ यदि अन्य पद्धति से इलाज किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जैसे मेरुदंड स्नान। मेरुदंड स्नान के लिए विशेष टब में 2-3 इंच ठंडा पानी, मटके का ठंडा वाला परंतु ज्यादा ठंडा नहीं, इस प्रकार से लेट जाएं कि रीढ़ की हड्डी पानी में डूब जाए। सिर ज्यादा ढलान वाली साइड हो और पैर बाहर की ओर हो। यदि किसी कारण से ये टब ना हो तो मोटा तौलिया भी गीला करके कंधे से लेकर नीचे मेरुदंड तक पीछे बांध कर फायदा लिया जा सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। और एक आगे जल चिकित्सा का प्रयोग भी था, जहां पर हम सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे गीला टॉवेल रख के उस पे लेट जाते हैं। ये स्पाइनल बाथ का टब है। और ये ऐसा भी कर सकते हैं, तो बच्चे का नहाने का टब होता है, उसको भी आप शुरुआती दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइनल बाथ, मेरुदंड स्नान के क्या क्या लाभ हैं? मेरुदंड स्नान का पहला लाभ ये है कि तनाव पूरी तरह दूर होता है। ये भी हमने आपको बताया। स्ट्रेस एंड नर्वस सिस्टम पे सबसे ज्यादा फायदा होता है। नींद अच्छी आती है, बीपी नॉर्मल होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, सिस्टम शक्तिशाली होता है, याददाश्त अच्छी होती है, सारी गंदी गैस टब में लेटे लेटे ही बाहर निकल जाती है, शरीर को आराम मिलता है, बुखार यदि कम हो जाता है, परंतु बुखार के समय टब में लेटे लेटे पेट व सर के माथे के ऊपर गीली पट्टी रखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरुदंड से मेमोरी पावर बढ़ती है, बुखार जाता है। किसी भी समय 15 से 30 मिनट तक लिया जा सकता है। ये स्नान उत्तर भारत में अप्रैल नवरात्रों से लेकर दिवाली तक के मौसम में ठीक रहता है। सर्दियों में नहीं। मेरुदंड स्नान के बाद पूरा स्नान लेना ज्यादा अच्छा रहता है। मेरुदंड स्नान के बाद पूरा स्नान कर लेना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आधा शरीर ठंडे पानी में आधा बाहर होने से डबल टेम्परेचर के कारण ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिस कारण बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर निकलने के कारण शरीर और बगलों में से स्मेल आने लगती है। यह स्नान भोजन के पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो स्पाइनल बाथ हमने पहले भी कहे हैं कई सारे बात, उनको लेके देखिए, महसूस करिए, और नहीं तो हमारे सेंटर में इंटर्नशिप कीजिए।
ज्यादा सर्दी में बहुत ज्यादा शारीरिक कमजोरी या महिलाओं को माहवारी के दिनों में ये स्नान नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि रोगी को ये स्नान ले सक रोगी ही ये हाँ ये नहीं कि रोगी ही ये स्नान ले सकते हैं, स्वस्थ व्यक्तियों को भी ये स्नान लेते रहना चाहिए, जिससे आने वाली अनएक्सपेक्टेड आने वाली बीमारियों को दूर करा जा सके। टब में लेटे लेटे गीली पट्टी पेट पर और सिर पर रख लें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्पाइन पे छिछला पानी है जो कि आगे नहीं है, और पेट पर गीली पट्टी और सिर पर गीली पट्टी रखी जा सकती है। यदि पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो टब के बाद पैरों को गुनगुने पानी में रखा जा सकता है। इसके साथ खान पान सुधार किया जाए तो क्या कहना। ये पीठ दर्द और दमा का बहुत कारगर है। इस स्नान में रीढ़ की हड्डी, हमारे क्लिनिक में एक इंस्ट्रूमेंट भी है स्पाइनल बाथ का, जिससे स्पाइन पे पानी फव्वारे की तरह आता रहेगा और बाकी बॉडी सूखी रहेगी। तो उसमें भी ऐसा करती तो नहीं हूं मैं अधिकतर, पर ऐसा कर सकते हैं कि पेट पर आपने एक गीली पट्टी बांध दी, मिट्टी की सिर पे माथे पर लगा दी और पैरों को गर्म पानी में डाल दिया। स्टिल अभी तक नहीं किया। स्पाइनल बाथ तो लिखा है मैंने, अभी लोगों के लिए भी लिखा है। ये पीठ दर्द और दमा का बहुत कारगर उपचार है। इस स्नान से रीढ़ की हड्डी में पानी में डूबी रहती है और पैर पानी के ऊपर रहते हैं। पानी का तापमान भी जरूरत के हिसाब से होता है। आजकल स्पाइनल स्प्रे भी सेंटर्स पर लगाए जाते हैं। इसमें मोटर की मदद से रीढ़ की हड्डी पर पानी की बौछार कराई जाती है। इसको माइक्रो मसाज कहते हैं। ये एक एडवांस तरीका है। दरअसल जिन्हें घुटने में समस्या है उनके लिए माइक्रो मसाज काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें घुटनों को मोड़ना नहीं पड़ता। तो कुछ इस तरह से लेटते हैं जैसे सिस्टम, जैसे चेयर पे आप लेटे हैं वैसे करके बेंड हो जाती है बॉडी। सिट्स स्थान, सिट्स बाथ क्या है। सिट्स बाथ एक गर्म पानी का स्नान लेने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग सफाई, उपचार अथवा रिलीफ के उद्देश्यों से किया जाता है। रोगी को टब में बैठने के लिए कहा जाता है। पानी केवल कूलों और नितंबों को ढकता है और पानी में दवा हो सकती है। इसका प्रयोग अक्सर दर्द, मांसपेशियों की ऐंठन, खुजली को दूर करने के लिए किया जाता है। बवासीर की राहत पाने के लिए बवासीर की सर्जरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद सिट्स बाथ की सलाह दी जाती है। हिप बाथ और सिट्स बाथ में थोड़ा सा अंतर है, उसको थोड़ा माइन्यूटली है पर पता होना चाहिए। सिट्स बाथ क्यों लिया जाता है। सिट्स बाथ जननांग क्षेत्र, गुदा क्षेत्र एवं पेरिनियम में कुछ मुद्दों के इलाज और सफाई की मदद करता है। सिट्स बाथ इन क्षेत्रों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने और मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। सिट्स बाथ निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। ये इन लक्षणों को आराम देने में मदद करता है। गुदा क्षेत्र में दर्द, बवासीर में दर्द, खुजली या रक्तस्राव होना, बच्चे के जन्म के बाद पेरिनियम की सफाई, पीरियड्स क्रैम्प, सर्जरी के बाद गुदा क्षेत्र में उचित सफाई, प्रोस्टाइटिस की परेशानी के दौरान, प्रोस्टाइटिस की सर्जरी के बाद प्रोस्टेट में दर्द। सिट्स बाथ कैसे किया जाता है। सिट्स बाथ दो तरीकों से किया जाता है, बाथ टब में या सिट्स बाथ का बाउल उपयोग करके। बाथ टब में कैसे। सिट्स बाथ में, टब में सिट्स बाथ लेने के लिए सुनिश्चित करें कि बाथ टब साफ है। बाथ टब को 3-4 इंच गर्म पानी से भरें। कुछ मामलों में डॉक्टर के बजाय ठंडे पानी का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर पानी में एप्सम नमक का दवा डालें। एप्सम सॉल्ट MgSO4 आपके उस पे केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल है हर जगह। धीरे से अपने आप को बाथ टब में नीचे करें और टब में तल पर बैठ जाएं। जब तक पानी का तापमान आरामदायक ना हो ना बैठे। जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य दोस्त की देखभाल के मदद मांगे। अगर किसी के जननांग या गुदा क्षेत्र में घाव है तो पानी लगने पर दर्द हो सकता है और ये दर्द धीरे धीरे कम होना चाहिए। रोगी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में उपचार की आवश्यकता है वह पानी के नीचे होना चाहिए। उस क्षेत्र को उजागर करने में मदद करने के लिए आपको घुटनों को भी मोड़ सकते हैं जहां पानी के संपर्क की आवश्यकता है। सिट्स बाथ बाउल में, सिट्स बाथ का बाउल क्या है आपके उस पे भी आ जाता है। आजकल ऐसे आए हुए टब कि आप नहीं बैठ पा रहे नीचे
तो आपके कम्बोर्ड वाली लैट्रिन टॉयलेट सीट पे ही कुर्सी नुमा आपका बन जाएगा गोल सा बाउल, और फिर वो हट जाता है। सिट्स बाथ बाउल एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक कंटेनर है जिसे टॉयलेट सीट पे रख दिया जाता है। इस तरह करें सिट्स बाथ। शौचालय के ढक्कन और सीट को उठाएं। शौचालय के रिम पर एक साफ प्लास्टिक सिट्स बाथ बाउल रखें। सुनिश्चित करें कि कटोरा मजबूती से जगह पर हो और इधर उधर ना जाए। सिट्स बाथ बाउल में एक कंटेनर से गर्म पानी भरें। पानी को पेरिनियम से ढकना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पानी का तापमान आरामदायक हो। डॉक्टर की सलाह पर पानी में एप्सम नमक का दवा मिलाएं। यह पानी के कटोरे में और आपके शरीर के उस क्षेत्र में प्रवाहित करने देता है जिसके उपचार की आवश्यकता है। कटोरे में पीछे की तरफ एक स्लॉट या छेद हो सकता है। यह पानी को बाहर निकलने देता है ताकि यह फर्श पर ओवरफ्लो ना हो। यदि कोई छेद नहीं है तो सावधान रहें, कटोरा बहुत भरा ना हो। सिट्स बाथ बाउल पर धीरे धीरे बैठ जाएं। ये रोलिंग पर पकड़े। या जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी सदस्य दोस्त को देखभाल के लिए बुलाएं। किसी भी प्रकार के सिट्स बाथ के लिए पानी में 10 से 20 मिनट तक बैठें। पानी को आरामदेह रखने के लिए आवश्यकता अनुसार अधिक गर्म पानी डालें। तब शौचालय से धीरे अपने आप को उठाएं। धीरे धीरे चक्कर आ सकता है। एक रेलिंग को पकड़ें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। एक साफ तौलिए से गुदा क्षेत्र, पेरिनियम और जननांगों को धीरे धीरे थपथपा कर सुखाएं। इन क्षेत्रों को रगड़े नहीं। हाथ धोएं। यदि सलाह दी जाए तो इन क्षेत्रों में कोई मरहम या क्रीम लगाएं। प्रयोग के उपरांत के बाद बाथटब या सिट्स बाथ बाउल को साबुन और पानी से धोएं। सिट्स बाथ का प्रयोग दिन में 2-3 बार करें, जितनी बार डॉक्टर से सलाह हो। पाद स्नान हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हॉट फुट बाथ बहुत अच्छे से, फिर भी उसको एक बार देख लेते हैं। इस स्नान के लिए एक विशेष प्रकार के पात्र, चौड़े मुंह की बाल्टी का प्रयोग करते हैं जिसमें रोगी के दोनों पैर गुनगुना सुगमता से आ सके। स्नान के पूर्व सिर को अच्छी तरह गीला कर लें तथा 1 गिलास पानी पी लें। स्टूल पर बैठकर रोगी के दोनों पांव उसमें रख दें और ऊपर से कंबल उड़ा दें। नीचे सूती चादर मैंने गीली बिछाने की बात की है अपने वीडियो में, जिससे कि जो टॉक्सिन्स आपके निकले वो आपके सीधे कंबल को ना जाए, आपके उस चादर में रहें और चादर धुल दी जाए। और कंबल कभी कभी शरीर को इरिटेट करता है, चुभ रहा होता है, तो उससे भी बच जाता है। पात्र में पानी उतना ही गर्म रखें जितने की रोगी को आसानी से सहन हो सके। पानी घुटने के नीचे तक रहना चाहिए। रोगी के सिर पर एक गीला तौलिया रखें। रोगी को सिर पर धीरे धीरे पानी डालते रहें। यदि प्यास लगे और पानी पिला दें। 10 से 15 मिनट तक ये स्नान लें। पसीना आने पर ठंडे पानी से निचोड़ी हुई तौलिए से शरीर को स्पंज कर दें। दोनों पैरों को निकाल कर 1-2 मिनट के लिए ठंडे पानी की बाल्टी में डालें। बाद में सूखे तौलिए से पोंछ दें। बाद में साधारण स्नान कर लें। ठीक, ये आपको पता ही है। इमर्शन स्नान मतलब फुल बॉडी बाथ टब जो होते हैं उसमें लेटना होता है। यह स्नान पर्सिलेन, मिट्टी, चीनी, एनेमल, लोहे या फिर फाइबर ग्लास से बने टब में कराया जाता है। इस टब में गर्म और ठंडे पानी के कनेक्शन सही ढंग से निकलने चाहिए, जिससे कि मरीज का ठंडा, न्यूट्रल एवं गर्म ग्रेजुएट और अल्टरनेट तापमान का स्नान कराया जाए। ठंडा इमर्शन स्नान, पानी का तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तक और स्नान की अवधि 15 मिनट के लिए। ठंडा मतलब ताजा पानी में चीजें आप जैसे डालते हैं, कोई मतलब फोम है, साबुन का पानी है, सीवीड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ऐसे करके जो व्यक्ति से जरूरत है। बट गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी का स्नान होता है। बाथ टब में बैठने से पहले मरीज का सर, उसकी गर्दन और छाती को ठंडे पानी से गीला करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम से टब के अंदर नहीं जाएंगे। पहले पैर धोइए, हाथ धोइए, मुंह पे पानी डालिए, सर को गीला कीजिए और सिर पर भीगा तौलिए का लपेट इसका बचाव करना चाहिए।
इमर्शन का तापमान सामान्यकरण करने के लिए मरीज को यथासंभव शीघ्रता पूर्वक बाथटब में बैठना चाहिए। स्नान करते समय हम स्वयं मरीज या उसके परिचायक को उसका शरीर जोर रगड़ते से रोज ठंड को मरीज अगर चाहिए रहना तो उसे स्नान बंद कर लेना चाहिए। स्नान करने के शीघ्र बाद मरीज को अच्छी तरह पोंछ कर सुखाना चाहिए। उसे गर्म कंबल उड़ाना चाहिए। मौसम के अनुकूल उसे थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। जैसे आप कटिस्तान में बैठकर पेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट घुमा रहे थे, वैसे ही टब के स्नान में आप एक टॉवेल ले लेंगे और पूरी बॉडी को वाइप करते रहेंगे, जिससे उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो हम लोग हैं 46 पेज नंबर पे। आगे हम लोग इसके बाद प्रोसीड करेंगे और मुझे लगता है अगली क्लास में हमारा ये जल चिकित्सा खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? जी मैम, वो इंटर्नशिप के बारे में पूछना था कि किस दिन आना होगा? 22 को ही आना होगा? टाइम क्या रहेगा?